मैं 2005 से आई हूँ कुवैत से। जब आई थी तो अब अल्लाह की रहमत थी, इधर प्रॉपर्टी का भी काम करती रही हूँ, खुद ब्यूटिशियन भी हूँ। गाड़ियों का हमारा अपना शोरूम था। तो मैं जब कुवैत से आई हूँ, मैं 65 गाड़ियाँ छोड़ के आई हूँ कुवैत। प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई थी मैंने, मकान बना के सेल करती थी। प्लाट थे मेरे पास, 5 गाड़ियाँ थी मेरे पास अपनी, वो मैंने सेल कर करके उनका इलाज करवाती रही, शायद वो चलने लग जाए। 5 गाड़ियाँ बिक गई। मेरे पास 2 जीपें थी, 3 कैरी डब्बे थे। घर मेरा अपना था, उस पर भी कब्जा हो गया। बेच के खामन पे लगाती नहीं भी चले किसी तरीके से उनको शिफा हो जाए, मगर नहीं, उनको नहीं शिफा नहीं। खामन को जब फालज का अटैक, बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, ICS कर रहा है। वो छोटा जो है वो साथ पढ़ भी रहा है, साथ काम भी कर रहा है। मेरे पास अब बेटा कोई भी चीज़ मेरी अपनी नहीं, सिवाय बच्चों के भी। आंटी आप क्यों बैठी होती हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं कहती बेटा मैं खुद मैकेनिक हूँ, अगर बेटे से कोई गलती हो जाए तो मैं उसको बता देती हूँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने अपने खामन के साथ पहले मिल के सीखा है, फिर अब अपने बेटे को सिखाया, और हम दोनों माँ बेटा ही दुकान करते हैं। कुवैत ने ऐलान कर दिया अभी पाकिस्तानी जो अजनबी है ना, वो एक बीवी रखें, दूसरी को पाकिस्तान वापस भेज दें। आप अपने शोहर की सेकंड वाइफ? दूसरी बीवी उनकी, तो पहली वो कुवैत में चली गई, मुझे फिर इधर आना पड़ा। तो बच्चे मेरे छोटे थे, मैंने फिर इनको स्कूल में पढ़ाया लिखाया। अच्छा। तो मियाँ साहब जाते थे, मतलब कि 3-4 माह मेरे पास रहते थे, जाते थे अपना शोरूम का सारा काम वगैरह देख के खर्चा। वहाँ पर कुवैत में शोरूम था? जी, गाड़ियों का हमारा अपना शोरूम था। तो मैं जब कुवैत से आई हूँ, मैं 65 गाड़ियाँ छोड़ के आई हूँ कुवैत। 65 गाड़ियाँ आपकी अपनी? जी, 65 गाड़ियाँ मैं छोड़ के आई हूँ कुवैत में। तो वो पहली बीवी उधर चली गई, और बच्चे ने वो सारा कुछ संभाल लिया। उनके बच्चों ने? के बच्चे ने, बेटा उनका एक है। तो बस उसी टेंशन की वजह से मेरे हस्बैंड को फालज का अटैक हुआ, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे आए थे। मुझे नहीं उन्होंने बताया भी मैंने ये काम किया है। जब उनको फालज हुआ, फिर थोड़ी होश आई, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ना पावर ऑफ अटॉर्नी उसको बना के, अली नकी को बना के दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी बेटा ही है। मगर जब इनको फालज हुआ, उन्होंने अपनी सिमें वगैरह बदल दी, सब कुछ बदल दिया। भी अब बाप बीमार हो गया, हमसे खर्चे वगैरह मांगेगा, ये होगा वो होगा, उन्होंने सब कुछ ही बदल दिया। शोहर आपके पास पाकिस्तान थे? पाकिस्तान मेरे 5 साल वो फालज में मरीज रहे हैं। पहले एक अटैक हुआ, फिर मकान पे कब्जा हो गया, उस वजह से दूसरा अटैक हुआ, फिर तीसरा अटैक हुआ, तो वो चल बसे। यानी उन्होंने अपनी जैसे पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम की है, वो यहाँ आए आपसे मिलने के लिए, उनके घर वालों ने सिम्स वगैरह सारा राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो 4 साल तकरीबन बच्चों से कहते रहे भी मुझे आके मिल जाओ, मैं उदास हो गया हूँ, मैं अब आ तो अपने कमाई, सारी जिंदगी की कमाई से एक धेला भी उनके ऊपर नसीब नहीं लगाया उन्होंने। मैंने जो इधर बनाया हुआ था, अपना प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई थी मैंने, मकान बना के सेल करती थी। प्लाट थे मेरे पास, 5 गाड़ियाँ थी मेरे पास अपनी, वो मैंने सेल कर करके उनका इलाज करवाती रही, शायद वो चलने लग जाए, मगर नहीं, वो नहीं किसी। 5 गाड़ियाँ बिक गई? 5 गाड़ियाँ बिक गई। मेरे पास 2 जीपें थी, 3 कैरी डब्बे थे। घर मेरा अपना था, उस पर भी कब्जा हो गया। दूसरे घर थे जो मैं बना के किराए पे देती थी, सेल करती थी, वो भी बिक गए। बेच के खामन पे लगाती नहीं भी चलें किसी तरीके से उनको शिफा हो जाए, मगर नहीं, उनको नहीं शिफा नहीं। 5 साल के बाद आखिर इनका इंतकाल हो गया, 4था साल जा रहा है उनको इंतकाल। यानी आज से 4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। ये जहाँ पर रह रही हैं जिस घर में, वो रेंट का है या वो आप? नहीं, मेरे पास अब बेटा कोई भी चीज़ मेरी अपनी नहीं, सिवाय बच्चों के। घर भी मेरा किराए पे है, 14,000 रुपये मैं उसका किराया देती हूँ। ये दुकान है, ये भी मेरी किराए पे है, 7,000 इसका रेंट है, और 1,000-1,200 इसका बिजली का बिल आ जाता है। तो इतना दिन में कितना टाइम लगाती हैं? मैं तो बेटा इधर अब सुबह से आते हैं हम दोनों माँ बेटा, 11:30 बजे आते हैं। तो कभी कभी हमें अजानें भी इधर ही हो जाती हैं, बैठे रहते हैं भी, चलो कोई काम आ जाता है तो हम फिर माँ बेटा अजानों के टाइम तक जहाँ बैठ के काम करते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चले भी ये दुकान खुली रहती है, इधर काम होता है। तो कोई आसपास वाले लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? कोई भी नहीं इधर करता। मैंने बेटी की शादी की है अभी, तो चंद 2 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ तावन किया है, हेल्प की मेरे साथ बेटी की शादी में। मैंने निकाह करके उसको रुखसत कर दी है। यहाँ पर जो आसपास है लोगों का क्या रद्द अमल होता है? पूछते हैं जो बनवाने आते हैं बाइक्स या रिपेयरिंग के लिए, तो कुछ आपसे बात करते हैं, कहते हैं? कर लेते हैं भी, आंटी आप क्यों बैठी होती हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं कहती बेटा मैं खुद मैकेनिक हूँ, अगर बेटे से कोई गलती हो जाए तो मैं उसको बता देती हूँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। यानी आपने अपने बेटे को खुद सिखाया हुआ अपने बेटे को। मैंने अपने खामन के साथ पहले मिल के सीखा है, फिर अब अपने बेटे को सिखाया, और हम दोनों माँ बेटा ही दुकान करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा केस आ जाए मोटर बाइक जो आपके बेटे से ना ठीक हो, तो फिर आप करवा दें? फिर मैं उसको बताती हूँ भी इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी बच्चे आपके क्या करते हैं? मेरा जो छोटा बेटा है वो सीलिंग का काम करता है,
और बेटी एक ही शादी कर दी और एक बेटी घर में है। बड़ी वाली जो घर में इससे छोटी है, नासिराबाद से छोटी है, वो घर में होती है। उसने एफएससी किया हुआ, घर में है। आगे पढ़ाई वो करना चाहती, मगर मेरे पास वो नहीं, फीस का नहीं है। तो आपके पास हुनर है, आप ये भी करती हैं। आपने कहा ब्यूटिशन का भी है, तो ब्यूटिशन का क्यों नहीं करती? इससे तो ज़्यादा स्कोप है। आजकल ख़वातीन जो है भूखी भी हों तो पार्लर का रुख करती। ब्यूटिशन का इसलिए नहीं मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद कैंसर की मरीज़ हूँ, दिमागी कैंसर है मुझे। और एक तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे गुर्दे बिल्कुल ख़त्म है, डैमेज है गुर्दे भी ख़त्म है, और दिमाग का कैंसर और मेरे पित्ते में पथरियाँ हैं। इसलिए मेरा फिर बेटा जो है ना, वो मुझे लग नहीं करता। वो कहता मामा मेरे पास बैठे रहो, चाहे करो चाहे ना करो, मगर मेरी आंखों के सामने रहो। बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती? आपके हाथ काले हुए में हैं, ये देखें सारी ज़िंदगी। नहीं, जब हुनर है तो बेटा मैं तो खुद कहती हूँ भी कोई आए सीखे मुझसे। हुनर जितना मैं बांटूंगी उतना ही थोड़ा है। ब्यूटिशन का भी, मगर मेरी बच्चियों को शौक़ नहीं है, इसलिए फिर मैं ब्यूटिशन का करती हूँ क्योंकि मेरी निगाह जो है ना नज़दीक वाली, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। नज़दीक की निगाह नहीं। और ब्यूटिशन में आईब्रो वगैरह बनाना, अपर लिप वगैरह बनाना, ये निगाह का काम है, वो मेरे में नहीं है, नज़र नहीं। आपके घर वाले, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या? मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। मुझे जिन्होंने पाला था वो जाट लोग थे, इधर लाहौर के रहने वाले थे। तो मुझे खुद अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का किसी का भी नहीं पता है। एक समझ ले भी मैं यतीम हूँ। यतीम भी और मस्कीन यतीम भी और मस्कीन भी। अभी ज़िंदगी से कुछ अफसोस हुआ आपकी आंखें अभी इस वक्त भरी हुई हैं, बस कहना बहुत कुछ चाहती हैं, आपकी आंखों से अंदाज़ा हो। किस चीज़ का आपको ज़िंदगी में अफसोस रहेगा? किसी चीज़ का भी अफसोस नहीं, बस अब ये है कि मेरी कोई इतनी हेल्प कर दे कि मैं दुकान में सामान खरीद सकूं। मेरी दुकान में सामान वगैरह नहीं है, इस वजह से आके अब मार खाती हूँ। क्योंकि दुकानदारी पे अगर हम सारा दिन माँ बैठे रहते हैं तो 200-250-300 बचत आती है, बाहर से सामान ला के डालें तो। अगर दुकान में सामान हो तो फिर आ जाती है, मगर मेरे पास अब इतने वसाइल नहीं है। घर का किराया बिल, दुकान का किराया बिल, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करके तकरीबन 30-35 हज़ार मुझे महीने का निकालना पड़ता है। बच्चों ने क्यों नहीं पढ़ा? बच्चों को इतना पढ़ा देती कि आप इससे, आप खुद कमाने से। खामन को जब फालज का अटैक, बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी। छोटा एफएससी उसने ICS कर रहा है, वो छोटा जो है वो साथ पढ़ भी रहा है, साथ काम भी कर रहा है। तो उसका ये 2 साल ज़ाया हो गए क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे इतने इसकी फ़ीस के लिए। फिर अब वो काम भी कर रहा है, वो कह रहा है वो अगले साल जब फिर पेपर होंगे फिर मैं दे लूँगा। नाज़रीन, जो जितना हो सका हमने इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से चीदा मामलात पूछे कि ये क्यों यहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं। करोड़पति थी, कितनी गाड़ियों की मालिक थी, लेकिन किस वजह से पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान इनके शोहर भी आए, फिर इनके साथ क्या मामलात हुए और आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने सब कुछ बेच दिया। आज इनके हालात आपके सामने, हाथ मुंह काले, कपड़े फटे हुए और हालत से बेहालत। ना जाने किस इंसान को क्या खबर कि आगे वक्त किस तरह इंसान को रुलाता है, हंसाता है या फिर मजबूर करता है किसी के आगे हाथ फैलाने को। सफ़ेद पोशी इंसान अल्लाह ताला दे इंसान को, लेकिन इतना मजबूर ना करे कि किसी के आगे बेबस होके रोना पड़े। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इतना रिस्क ना दे कि इंसान में तकब्बुर आए, और इतनी गुर्बत ना दे कि इंसान में मायूसी आ जाए, ना उम्मीदी आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि यह पैगाम आप तक पहुँचा होगा और आपकी कीमती राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इनका अगर आपको एड्रेस या चाहिए होगा तो वो भी हम आपको दे देंगे। इनसे आप रब्ता कीजिए, जैसा भी हो मुमकिन इनकी हेल्प कीजिए। हाजिर होंगे नई कहानी में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।